अच्छा जी। आज नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं हमारी फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में हमारे सबसे पहली जो ड्रग्स हैं विच इज योर एस टू ब्लॉकर्स। और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी अस्थमा वाली कहानी। अच्छा बच्चों, अस्थमा ड्रग्स के अंदर सबसे पहले वो कहता है कि आपको पता है कि आपकी जो अस्थमा की जो बीमारी होती है वो अ, एक तो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। और दूसरा ब्रोंकोडायलेटर्स को वो अच्छा सपोर्ट कर रही होती है, यानी कि अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही होती है, ठीक है। तो अस्थमा ड्रग्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि आपकी जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि आपकी जो वो कहता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इज मीडिएटेड बाय प्राइमरी इन्फ्लेमेशन प्रोसेसेस एंड सेकेंडरी पैरासिम्पैथेटिक टोन। यानी कि अस्थमा में आपकी जो नैरिंग एयरवेज है उसके दो मेजर मैकेनिज्म वो बता रहा है, एक इन्फ्लेमेशन और एक आपकी पैरासिम्पैथेटिक टोन। अब पहली जो इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर वो क्या कहता है कि जो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एयरवेज है वो आपकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जब एयरवेज आपकी इन्फ्लेम्ड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूकोजल एडिमा। क्या होता है बच्चे, म्यूकोजल एडिमा। म्यूकोजल एडिमा से क्या होता है, आपकी जो म्यूकस है उसकी क्या हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है। जो म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एयरवेज होती हैं वो आपकी हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। क्या हो जाती है बच्चों, हाइपर रिस्पॉन्स हो जाती है। एक तो ये आपकी होगी इन्फ्लामेशन। जो पैरासिम्पैथेटिक होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं मस्कुलिन, वो आपके क्या हो रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, जो आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को क्या कर रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और इसलिए आपकी जो अस्थमा है उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो ब्रोंकोडायलेशन करवा रही होती है, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर रही होती हैं और म्यूकस को रिड्यूस कर रही होती हैं। तो दो फैक्टर्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक टोन को कम करना, यानी कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं तो उनकी यानी कि एक तो है ना कंस्ट्रिक्शन, एक तो है कंस्ट्रिक्शन और यहाँ पे है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और कंस्ट्रिक्शन को भी कम करती है। उसके अंदर वो कहता है कि पहला पहला है इनहेल्ड बीटा 2 एंड एगोनिस्ट, एल्ब्यूटरॉल सल्ब्यूटामोल। ये एल्ब्यूटरॉल सल्मेट्रोल ये आपकी सारी मेडिकेशन यहाँ पे यूज होती है। जब आप हाउस जॉब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। क्या होता है बच्चों कि आपकी जो एल्ब्यूटरॉल होती है ना, ये आपकी लॉन्ग जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं साबा। क्या कहते हैं हम, साबा। साबा, ठीक है। साबा विच इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अब वो क्या करते हैं, आपके साबा क्या करते हैं, बीटा 2 की जो रिसेप्टर है, बीटा 2 के जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। जब बीटा 2 के रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले कॉन्स्ट्रिक्ट थे तो आप सल्ब्यूटा जब आप बीटा 2 स्टिमुलेशन देते हैं तो आपके जो मसल रिलैक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आपको रैपिड ब्रोंको डायलेशन। क्या होता है, रैपिड ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो अल्ब्यूटरॉल है ना, ये आपकी अक्यूट सिम्टम्स में है, अक्यूट सिम्टम्स में है, लॉन्ग टर्म में नहीं है कि आपने साबा दे देना है। लॉन्ग टर्म वालों को तो इफेक्ट भी नहीं होता अल्ब्यूटरॉल से, शॉर्ट एक्टिंग वालों को जो सब आपने साबा देनी होती है, ठीक है। विच रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड कैन कॉज ट्रेमर अरिथमिया। अल्ब्यूटरॉल इज शॉर्ट एक्टिंग यूज फॉर acute symptoms but salmeterol and formoterol are the long acting which is the labas। अब सल्मेट्रोल जो लाबाज होते हैं उनका अगर देखें तो लाबाज के अंदर क्या है बच्चों, आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन ब्रोंकोडायलेटर्स जो प्रोवाइड करी होती है, जो आपके किस में यूज हो रही होती है, क्रोनिक अस्थमा। क्या हो रही होती है, क्रोनिक अस्थमा। अब तो जो लाभास होते हैं वो अस्थमा में अकेले यूज आपने नहीं करने होते, क्योंकि उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो आपकी ट्रीट नहीं होते, तो साथ जो सब आपने जो एल्ब्यूटरॉल है वो आपने यूज करनी होती है, ठीक है। तो वो आपके क्या कर रहे होते हैं, ये आपके रिलैक्स कर रहे होते हैं, आपके सल्ब्यूटल इन्फ्लेमेटर आर द लॉन्ग एक्टिंग। तो आपकी क्या हो रही होती है, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके क्या कर रहे होते हैं, जो बीटा 2 है वो आपके क्या कर रहे होते हैं, वो आपकी एडिनाइल साइक्लेज की क्या करवा रहे होते हैं, एक्टिवेशन। अब अगर यहाँ से आप देखें ना इस पूरे इससे पैराग्राफ से, तो यहाँ देखें ये आपके बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये आपके क्या करें, एडिनाइल साइक्लेज की क्या करवा रहे हैं, एक्टिवेशन। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन एटीपी भी उसमें यूज हो रहा है, तो वो आपके क्या पाथवे को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज। जब वो पाथवे इंक्रीज होते हैं तो वो आपके क्या कर रहे होते हैं, आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं उसके क्या करवा रहे होते हैं बच्चों, ब्रोंकोडायलेशन करवा होते हैं, जिससे आपको क्या होता है, एयरवेज आपकी क्या होती है बच्चों, वाइड हो जाती है, ठीक है। और आपकी जो सांस है, एयर फ्लो है वो भी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जो बीटा 2 है उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो बताता है ट्रेमर्स। क्यों, जो बीटा स्टिमुलेशन है वो आपकी मसल्स को क्या कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है, जिससे आपको फाइन हाथ की जो ट्रेमर्स होते हैं आपको देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा समटाइम्स जो है वो हाई डोजेज आपकी अरिथमियाज वगैरह भी करवा सकते हैं, बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस फॉर द अक्यूट एंड लॉन्ग टर्म ये क्रोनिक एस्थमा। फिर आपका जाती है इनहेल्ड और ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसके अंदर क्या आ जाती है आपकी फ्लूटिकासोन, ये तो आपकी हमें मेडिसिन हमारी हॉस्पिटल से भी मिल रही होती है, जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और आपके अस्थमा की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को प्रोसेस कर रही होती है। सो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल साइटोकाइंस,
क्या मतलब कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, वो आपकी इन्फ्लेमेशन की या जीन जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उनको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको साइटोकाइंस कम, एसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स और जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आपकी कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो आपकी जो एयरवेज होती है उसके अंदर से जो एडीमा होता है या हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है, जो यानी कि मास्ट सेल अगर हाइपर रिस्पॉन्ड है तो वो आपको छींके करवाएगा, बार 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 आपको सांस लेने में मसला आएगा। तो ये सारी चीजों को क्या करवा देते हैं, कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या शोर होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिव, वो आपका कम हो जाता है। सो इनएक्टिवेट, अब देखें वो क्या करवा रहा है, इनएक्टिवेट यानी कि एनएफ जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इन्फ्लेमेटरी का, वो आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उनको इनहिबिट करवा देता है। जब वो इनहिबिट करवा देगा तो इन्फ्लेमेशन होगी नहीं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टीएनएफ अल्फा एंड अदर इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर क्रोनिक अस्थमा, इनहेल कॉर्टिकॉइड जो, एक मिनट जस्ट मिनट बचे, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, क्रोनिक अस्थमा के अंदर इनहेल कॉर्टिकॉइड जो होते हैं जो आपके अटैक्स को इंप्रूव कर रहे होते हैं, एंड यूज एज अ स्पेसर और रिंस माउथ आफ्टर यूज टू प्रोटेक्ट द ओरल थ्रस्ट, यानी कि जो इनहेल स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो आपके कुछ जो ड्रग्स के माउथ होते हैं उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं, तो लोकल इम्यूनिटी जो है वो आपकी स्प्रेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है इसके अंदर, कैंडिडा इन्फेक्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकती है, कैंडिडा इन्फेक्शन विच इज ओरल थ्रेट। तो आपने प्रिवेंशन के लिए क्या यूज करना होता है, अपने स्पेसर जो है वो यूज करना होता है, वो आगे लगा होता है, ठीक है। और इनहेलेशन के बाद अपने माउथ को जो है वो साफ भी कर लेना होता है, अदरवाइज कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा आ जाता है मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट। मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट में एप्राट्रोपियम जो है वो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन होती है। ये मैं जो आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ना, जो मैंने जो हमारे हमारे उसमें यूज होती है, वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक द मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, यानी कि आपकी जो नॉर्मली जो एसिटाइलकोलिन होती है वो आपके, देखें एसिटाइलकोलिन आपके मस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको एक्टिवेट कर रही होते हैं, नर्व सिग्नल दे रही होती हैं। तो आपकी जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होती है यानी कि एसिटाइलकोलिन आपकी M3 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रक्शन या जो सिक्रीशन होती है उनको ब्लॉक करना होता है, यानी कि आपने जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है यानी कि M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, तो उसकी वजह से जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। जब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एयरवेज डायलेट हो जाएंगे और सांस लेने में ज्यादा आसानी होगी। एंड आल्सो यूज फॉर द सीओपीडी, आइट्रोपिट्रियम इज द लॉन्ग एक्टिंग, ये मैंने अभी आपको बताया कि यही मेडिकेशन हमारे वहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो इप्राट्रोपियम जो होता है वो आपकी, सॉरी एप्राट्रोपियम लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग होती है, मस्कुरानिक जो सीओपीडी के अंदर यूज होती है, और टायोट्रोपियम जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है, जो आपकी लॉन्ग टर्म जो मेंटेनेंस होती है सीओपीडी की उसके अंदर यूज हो रही होती है, ठीक है। ये आपके मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट है। फिर आपको जाते हैं एंटी ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये है मेडिकेशन, मोन्टिकोलास्ट, मंटिलोकास्ट की तो यहाँ भी मेरे पास पड़ी है मेडिकेशंस। तो ये आपकी मोस्टली यूज होती है। अच्छा मैं आपको ना वैसे बता देता हूँ, अगर आपके घर में भी किसी को मसला है ना, दमे का या कुछ भी ऐसा मसला है, उसको सबसे पहले ना आपने ये नहीं करना होता कि आपने पेशेंट को जो है वो आपने अल्बुटरॉल जो है वो दे देनी होती है, ऐसा नहीं करना होता। अल्बुटरॉल दें पहले, पहले सल्ब्यूटामोल जिसे हम कहते हैं सल्ब्यूटामोल दें शॉर्ट एक्टिंग, अगर उससे आराम नहीं आता तो फिर आप मोन्टिलोकास्ट दें उसको, ठीक है। फिर आप अगर उससे थोड़ा बहुत इंप्रूव है तो आप बेशक कंबाइन मेडिकेशन भी दे सकते हैं सल्ब्यूटा और मोन्टिलोकास्ट की, अगर इनहेल कॉर्टिकॉइड जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे तो, ठीक है। तो ब्लॉक ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर्स, यानी कि आपके जो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं वो नॉर्मली आपकी, मैंने आपको पीछे भी एक मस्कुलोस्केलेटल में पाथवे बताया था कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन या म्यूकस प्रोडक्शन एयरवे एडिमा करवा रहे होते हैं, तो यहाँ आपने जो है वो कंट्रक्शन को क्या करने होते हैं, ठीक है। CYS LT1 विच इज ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स, और मंटिलोकास्ट या जेफ्रिलोकास्ट जो होते हैं वो आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, ल्यूकोट्रिन का इफेक्ट डिक्रीज कर रहे होते हैं। क्यों, ल्यूकोट्रिन आपके क्या काम कर रहे होते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, एयरवेज की एडिमा करवा रहे होते हैं, तो ये आपके इफेक्ट को कम करते हैं और एयरवेज को नैरो कर देता है। स्पेशली गुड फॉर एस्पायरिन इंड्यूस और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। क्यों, एस्पायरिन क्या कर रहा होता है कि आपके जो कॉक्स पाथवे होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, और यही जो आर्कोनिक एसिड जो ल्यूकोट्रिन होता है उसके पाथवे की तरफ जो शिफ्ट करता है, ल्यूकोट्रिन को इंक्रीज करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो आपका करवा रहा होता है, ठीक है। तो वो एस्पारिन इंड्यूस सिस्टम के अंदर आपने जो है वो आप ये यूज कर सकते हैं। बाकी
जो जिलोटोन है वो 5 लिपो, दो पाथवे पढ़े थे मैंने आपको बताया था, एक ऑर्किडोनिक एसिड में दो पढ़ाए थे, एक लिपो लिकोट्रीन और ऑक्सीजनेस पाथवे। तो 5 लिपो ऑक्सीजनेस इनहिबिटर होता है डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड टू द लिकोट्रीन एंड व्हिच इज हेपेटोटॉक्सिक। अब जिलोटोन मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया था मुस्कुलोस्केलेटल की फार्माकोलॉजी में, यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ कि आपके लिकोट्रीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, और ये आपकी जो लिपोऑक्सीजनेस है उसको ब्लॉक कर रहा होता है, जिससे आपकी क्या होती है, लिपोऑक्सीजनेस कम, लिको जो ट्रीन सिंथेसिस वो कम, और इसकी वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है वो कार्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है एंटी आईजी मोनोक्लोनल थेरेपी में ओमेलिजुमाब आती जाती है, ये नीचे जो सी मेडिकेशन है ना, ये वाली नहीं आती, ऊपर वाली जो आप हमने पढ़ लिया वो आपकी आ जाती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इट बाइंड्स मोस्टली अनबाउंडेड सीरम आईजीजी एंड ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एफसी, यानी कि जो ओमेलिजुमाब है वो आपकी फ्री सर्कुलेटिंग आईजीजी है उसके साथ बाइंड करता है, जो आईसी मास्ट सेल्स है। एक मिनट, ठीक है। तो वो कहता है कि ना जो ओमेलिजुमाब है ना वो आपका फ्री सर्कुलेटिंग आईजीजी के साथ बाइंड करता है और मास्ट सेल्स के साथ अटैच होता है, और मास्ट सेल्स की जो है वो आपके रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंचने देता, और मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन देखिए, जब जब मास्ट सेल्स आपका एक्टिवेट होगा आपको छींके वगैरह आएंगी, ये सारी चीजें आपको यानी कि एलर्जिक रिएक्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ओमेलिजुमाब जो है वो क्या कर रहा होता है, वो आपके आईजी के साथ बाइंड करके वो मास्ट सेल्स की जो एक्टिवेशन उसको कम करवा देता है, ठीक है। तो मास्ट सेल्स की जब एक्टिवेशन कम होती है, यूज इन एलर्जी का इस्तेमाल इंक्रीज आईजी लेवल रेजिस्टेंट टू द इनहेल ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड द लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। वही बात है कि अगर आप ये आप तब यूज हो रही होती है जब आपको एलर्जी का इस्तेमाल हो रहा हो, या आईजी एलिवेटेड हो, या आप इनहेल स्टेरॉइड्स वगैरह या लावा से कंट्रोल ना हो रहा हो, तो आप जो है वो आप एंटी आईजीजी मोनोक्लोनल थेरेपी जो है वो यूज कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर मास सेल्स की एक्टिवेशन को कम कर देती है, ठीक है। और इसका एडवर्स इफेक्ट आपको क्या होता है, आपको एनाफ्लेक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो काज कर रहा होता है, लेकिन इंजेक्शन के बाद पेशेंट को जो है मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है, ये ना कि उसके अंदर जो है वो एनाफ्लेक्टिक शॉक जो है वो हो जाए, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन आपको स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा वो कहते हैं मिथाइलजेंथीन्स क्या होते हैं, विच इज थायोफिलेंस, विच इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके फिजो जो सीएमपी पाथवेज होते हैं उसकी जो है वो ब्रेक डाउन, यानी कि थायोफिलेंस क्या होता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है, सीएमपी को ज्यादा करता है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा रहा होता है, यानी कि आपने यही पाथवे यूज कर रहा होता है कि आपकी सीएमपी ज्यादा और आपकी जो है ब्रोंकोडायलेशन करवा रहा होता है। लाइकली यूज का ब्रोंकोडायलेशन बाय इनहिबिटिंग द फास्फोडिस्ट्रेस जो आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, सीएमपी ब्रेक बेसिकली ये आपका सीएमपी का दुश्मन होता है, लेकिन जब आप इसको खत्म कर देते हो तो सीएमपी ज्यादा, सीएमपी जो साइडोलाइसिस कम, लिमिटेड यूज ड्यू टू नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, यानी कि कार्डियोटॉक्सिसिटी न्यूरोटॉक्सिसिटी, यानी कि अगर आपको टैकीकार्डिया अरिथमियास के कोई ना कोई सिम्टम्स है तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P40, यानी कि जो थायोफ्लिन्स हैं वो आप कहां से बन रहे होते हैं, लीवर से, CYP450 एंजाइम, ठीक है, उसे मेटाबोलाइज हो रहे हैं, और ड्रग इंटरेक्शन उसके बाद ब्लड वेसल्स जो आपके ज्यादा हो जाते हैं, तो ब्लॉक एक्शन ऑफ एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या काम करता है, कुछ बता सकते हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? कोई बता सकता है एडिनोसिन क्या काम करता है? एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है? बच्चों, एडिनोसिन आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, जो आपके कार्डिक अरेस्ट के पेशेंट आते हैं, और जो थायोफ्लिन्स होते हैं वो आपके एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन या स्टिमुलेशन हो रही होती है, ठीक है। और उसकी वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट भी आपको जो शो हो रहे होते हैं। बाकी PDE4 इनहिबिटर्स में क्या होता है, रोफ्लो मिलसैट जो आपकी PDE4 को ब्लॉक कर रहा होता है, सीएमपी को इंक्रीज कर रहा होता है, वही सेम मैकेनिज्म है सारा जो हम ऊपर पढ़ के आए। क्रोमोन्स क्या होती हैं? क्रोमोन्स बेसिकली आपकी मास सेल स्टेबलाइजर होती है, प्रिवेंट मास सेल डिग्रेडेशन एंड प्रिवेंट एक्यूट हिस्टेरेसिस, यानी कि वही बात है वो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो आपकी थायोफ्लिन एंटी जी के साथ है, कि आपकी मास सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती हैं, जो डिग्रेडेशन प्रिवेंट करती हैं, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को जो रिलीज नहीं होने देती, ठीक है, और प्रिवेंट करती हैं आपके एक्यूट अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए, और वो बहुत रेयरली ये चीजें जो है वो यूज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एंटी इंटरल्यूकिन 5, एंटी इंटरल्यूकिन 5 जो होती है वो भी आपकी मोस्ट कॉमनली इतनी ज्यादा कुछ यूज नहीं होती, ठीक है। बस आपने जो याद रखनी है सबसे मेन मेडिकेशन, एक इनहेल्ड ओरल, मस्कुरेनिक, एंटाल्यूकोट्रिन और एंटी आईजी, बस इसके अलावा आपने ज्यादा जो है उसकी तरफ नहीं जाना, आपने ये मेडिकेशन को ज्यादा यूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी होगी एंटी, ये आपकी एस्थमेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट, आई थिंक यार ये 2026 बुक में दूसरी लिखी है, यहाँ पे दूसरी। एस्थमेटिक ड्रग्स की समझ आई बच्चों? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपकी इनहेल्ड और इसके अंदर समझ ना आई हो, मेडिसिन के अंदर मजीद क्लियरिफाई हो जाएगा। दो चीजों की आपकी समझ आनी चाहिए, सल्ब्यूटामोल और मोंटिलोकास्ट, ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, साबा और लाबा, बस इसके अलावा बेशक आपको ना आए।
अच्छा जी, नेक्स्ट। H2 ब्लॉकर्स क्या होती हैं बच्चों? अच्छा, इसके अंदर ना आई थिंक वो दूसरा वो नहीं है, अस्थमा वाला ना, वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे 2026 बुक मैंने ओपन की हुई है ना, उसके अंदर वो पाथवे दूसरा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। चलो, वहां पे ना अच्छा लिखा हुआ है। हम्म, इसमें क्या है? जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। जिसमें अस्थमा के बायोलॉजिक्स दिए हुए हैं। हाँ, ये यहाँ पे नहीं है ना, अस्थमा के बायोलॉजिक्स। यहाँ नहीं है। यार ये जरूरी है, अस्थमा बायोलॉजिक्स जरूरी है। ये मैं आपको ना भेज दूंगा, खैर। अच्छा, H2 ब्लॉकर्स को देखते हैं हम। H2 ब्लॉकर्स क्या होते हैं बच्चों? आल्सो कॉल्ड एज एंटीहिस्टामिन। आपको पता है एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं बच्चों? H1 रिसेप्टर्स को जो फैट को रिड्यूस कर रही होती है और आपकी बॉडी के अंदर इचिंग, स्नीजिंग, वेसोडाइलेशन, वास्कुलर परमेबिलिटी, नेजल डिस्चार्ज, सारी चीजें। यानी कि एंटीहिस्टामिन का क्या मतलब है? हिस्टामिन जब ज्यादा रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से आपको छींकें आती हैं, खारिश होती है, वेसोडाइलेशन होती है, वास्कुलर परमेबिलिटी रिलीज होती है। तो हिस्टामिन जो H1 है उसको रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रही होती है। ठीक है, अब एंटीहिस्टामिन है तो उसमें क्या होगा? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स, यानी कि जब आपके ड्रग्स हैं वो आपके H1 रिसेप्टर्स को क्या करेंगे? बाइंड करेंगे और उसकी जो इनवर्स है, जो उसका इफेक्ट है, उसको क्या करेंगे? कम कर देंगे। ठीक है, तो उसकी जो बेजल एक्टिविटी है उसको कम करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, जो बेजल एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करते हैं, और हिस्टामिन मीडिएटेड एलर्जी सिम्टम्स को कम करते हैं। और उसमें सिम्टम्स कौन से आ जाते हैं बच्चों आपके? इचिंग आ सकती है, स्नीजिंग है, वेजोडाइलेशन है, इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज है। ठीक है, ये सारी चीजें। सो मे फंक्शनल एज न्यूट्रल एंटागोनिस्ट और इनवर्स एंटागोनिस्ट, यानी कि वही बात है कि आपकी जो बेजल एक्टिविटी उनको कम कर देगा और हिस्टामिन मीडिएटेड एलर्जी सिम्टम्स को कम कर देगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या आ जाता है बच्चों आपका? डाइनफेन, हाइड्रामीन, डाइमन हाइड्रानेट, क्लोफेन, डॉक्सी, डॉक्सिलामाइन। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स हैं जिनको हम कहते हैं कि आपकी जो एट द एंड ऑफ आइन इन एट, आइन इन एट, ये। ठीक है, ये जितनी की एंडिंग जो से होती है ना, जिसके अंदर ये आपको मैंने बता दिया, तो ये आपकी क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन होती है। और इनका यूज क्या और होता है? एलर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि आपकी जो स्नीजिंग है, इचिंग है, रेनोरिया है, यूरोट्रिका है, ये सारी H1 मीडिएटेड सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स को जो सो आपने एलर्जिक सिम्टम्स को कम करना होता है। मोशन सिकनेस का क्या मुराद होता है? कि आपकी जो सीएनएस या वेस्टिबुलर पाथवेज होती हैं उनके अंदर एंटर होती हैं, और जो आपके H1 या मस्कुलिनिक इफेक्ट है उनको ब्लॉक करती हैं, और नोजिया या मोशन सिकनेस को क्या कर रही होती है? रिड्यूस कर रही होती हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के जो H1 जब रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो उसकी वजह से जो ड्राउजीनेस होती है, या आप जो सॉरी आपकी जो डॉक्सिलामाइन या पैराडॉक्सिन है, ये आपकी यूज हो रही होती है ना प्रेगनेंसी में, तो नोजिया और वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में आपने जो वो डॉक्सिलामाइन या पैराडॉक्सिन जो यूज करनी होती है। बाकी स्लीपिंग एड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सीएनएस है वो आपके H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो मेडिकेशन होती है फर्स्ट जनरेशन। और सिलेशन और आपकी जो ड्राउजीनेस है वो आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो स्लीप एड है वो आपकी जो डॉक्सिलामाइन वगैरह ये आपकी यूज हो सकती है फर्स्ट एड, स्लीप एड के तौर पे। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? सेडेशन हो सकती है, ज्यादा नींद आ सकती है, ड्राउजीनेस वगैरह हो सकती है, एंटी मस्कुलिनिक यानी कि एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट शो कर सकती है, यानी कि आपका मुंह क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, टैकीकार्डिया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। एंटी अल्फा एड्रेनर्जिक, एंफा एड्रेनर्जिक क्या होते हैं? यानी कि वेसोडाइलेशन करवाना, और उसकी वजह से क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या होती है आपकी? लोराटाडीन, फॉक्सीफेनाडिन, या तो आपने सुनी होगी सिट्राजिन वगैरह। ठीक है, यानी कि जितनी भी आखिर में एडीन आ जाए, एडीन आ जाए, तो उसका क्या काम होता है आपका? कि जो सिट्राजीन है वो भी आपकी सेकंड जनरेशन एजेंट होती है। ठीक है ना, बट दे आर यूज्ड फॉर द एलर्जिक रिस्पांस। ठीक है, एलर्जी के तौर पे, यानी कि एलर्जिक रेनाइटिस हो रहा हो, या यूट्रिकारिया हो रहा हो, इचिंग हो रही हो, तो सारों के अंदर जो सीजनल एलर्जी हो रही हो तो उसके अंदर हम कहते हैं ना कि अभी लोरेटाडीन या सिट्राजीन वगैरह ले लें। वैसे हमारे ना जो ईएनटी के अंदर जब भी पेशेंट आते थे ना स्नीजिंग या रिनोरिया के साथ, तो हम देते थे टैब सिट्राजीन 10 mg, और ये रात को सोते वक्त लेते हैं, नाइट टाइम। ये नाइट टाइम लेते हैं हम सिट्राजीन। ठीक है, क्यों? इससे नींद आती है। क्लियर है? फिर क्लिनिकल यूज वो बता दिया कि आपकी क्या होती है? एलर्जी के लिए यूज हो रही होती हैं, और एलर्जी फॉर लेस ये सेडेटिंग, मैंने अभी आपको बताया ना, देन फर्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज एंट्री ऑफ सीएनएस। लेकिन इससे भी जो सिट्राजीन से ना बहुत ज्यादा नींद आती है, अगर आप एडिक्टिव नहीं है, तो एडिक्शन नहीं है आपको तो। फिर आपकी आ जाती है फर्स्ट जनरेशन वर्सेस सेकंड जनरेशन। आप फर्क क्या है? कि फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो आपकी क्या होती है बच्चों? ब्लड ब्रेन जो को क्रॉस कर रही होती है, सिलेशन करवा रही होती है, मस्कुलिनिक अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स होती हैं, एलर्जी, मोशन सिकनेस प्रेगनेंसी में यूज होती है। सेकंड में आपको जो सीएनएस है उसके अंदर एंट्री कम होती है, लेकिन सिलेशन भी आपकी कम होती है, लेकिन एलर्जी रिनाइटिस या एलर्जी कंट्रोल के लिए जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? H2 ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट,
अल्लाह। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी डेक्स्ट्रो मेथोर्फेन, which is antitussive, which is antagonize NMDA glutamate receptor and can act as synergic dissociative agent similar to the ketamines at high. Simple is that. कफ होती है आपको, ठीक है? आप कफ होती क्यों है? जब भी एयरवेज के अंदर इरिटेशन होती है तो आपका जो ब्रेन स्टेम होता है वो आपका कफ सेंटर को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, ठीक है? तो आपको क्या होता है? कफ रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। अब अगर कफ बहुत ज्यादा हो रही है आपको, और अगर आप डेक्स्ट्रो मेथोर्फिन जो से वो आप मेडिकेशन ले लें, तो वो आपकी जो कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस कर देती है, और उससे कफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? मोस्ट कॉमनली जो डेक्स्ट्रा होती है, यानी कि डी से डी और डी से ड्राई कफ, ड्राई कफ के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज हो रही होती है। एंटीट्यूसिव का क्या मतलब होता है? एंटीट्यूसिव का क्या मतलब होता है? एनीवन? एंटीट्यूसिव का क्या मतलब होता है? कफ सप्रेसिंग ड्रग, ठीक है? तो क्या कर रहे होते हैं ये आपके ब्रेन के अंदर जो सा वो आपके क्या कर रहे होते हैं, आपकी एनएमडीए जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपके उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कफ सेंटर्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है? नॉर्मल डोज आप जब देते हैं तो आपकी जो कफ है सप्रेस हो जाती है, लेकिन हाई डोज से जो आपके एनएमडी है वो आपके क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे आपको हॉल्यूसिनेशन देखने को मिल रही है, इनका हॉल्यूसिनेशन डिसोसिएशन जो आपको देखने को मिल रही है, विच इज केटामाइन इफेक्ट, ठीक है? विच इज मे बी कंबाइंड विद ब्यूरोपियोन एज अ फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि जो आप एंटी डिप्रेसेंट यानी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन प्लस इसके साथ अगर आप ब्यूप्रोपियोन जो वो देते हैं, तो उसकी वजह से आपको एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देखने को मिल रहे होते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर ज्यादा देर तक जो वो आपका असर रहता है, जिस आप एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल नींद में ऐसे होते हैं, ठीक है? सो इट इज अ सिंपैथेटिक कोडेन एनालॉग, यानी कि आपकी जो पेन किलर्स नहीं होती, लेकिन नॉर्मली जो वो आपका थेरेपेटिक डोज के ऊपर जो वो यूज कर सकते हैं ऑपियोइड की तरह। हैज माइल्ड ऑपियोइड इफेक्ट, मैंने अभी आपको बता दिया, व्हेन यूज्ड इन एक्सेस। नैलोक्सोन कैन बी गिवन फॉर ओवरडोज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको लिख लें, जो मर्जी कर लें, बट आपको नहीं कि अगर आपकी ओवरडोज हो जाए डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन तो अपने नैलोक्सोन, यानी कि अपॉइड ओवर यूज में, अपॉइड ओवर यूज में आपका एंटीडोट क्या होता है? नैलोक्सोन होता है। माइल्ड अब्यूज पोटेंशियल, यानी कि अगर माइल्ड यूज अगर आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो वो हेलुसिनेशन वगैरह आपको देखने को मिल रही होती है। बाकी में कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम इफ कंबाइंड विद अदर्स यानी कि सेरोटोनिन का क्या काम होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपको नींद वगैरह लेके आना, तो वो उसका जो वो इफेक्ट बता रही होती है कि अगर आप वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जब भी आपकी ड्राई कॉफ हो, आपने डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन यूज करनी होती है, और अगर वो ज्यादा यूज करेंगे तो आपका जो एनएमडीए जो सेंटर होता है आपका ब्लॉक हो जाता है, आपको केटामाइन लाइक हालुसिनेशन आपको देखने को मिल रही होती है। ओवरडोज अगर हो जाए तो उसमें अपने नैलोक्सोन यूज करने होते हैं, और इसके अलावा एसएसआरआईज के साथ अपने यूज करना होता है, विच इज सेरोटोनिन सिंड्रोम। सूडोपी और फिनाइल, इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ना कभी एक्टिवेशन होती है, यानी कि अगर आपको बुखार हो रहा है या सर्दी लग रही है, तो उसकी वजह से जो नेजल ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एडीमा होता है, स्वेलिंग होती है, और आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है? तो जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए आपने एयरवेज को ओपन करना है, तो उसके लिए क्या यूज होते हैं? देयर इज एक्टिवेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इन द नेजल म्यूकोसा, ठीक है? और उससे क्या होता है? लोकल वेसो कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है? एडीमा से बचाने के लिए। तो जब वेसो कंस्ट्रक्शन होती है तो ब्लड फ्लो आपका क्या हो जाता है? जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, आपका जो एडिमा होता है वो भी आपका कम हो जाता है, ठीक है? और आपकी जो नेजल ब्लॉकेज है वो आपकी ओपन हो जाती है। क्लिनिकल यूज क्या है? रिड्यूस हाइपरमीमिया, यानी कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो आपका ज्यादा हो जाता है, और जो वेसो कंस्ट्रिक्शन है वो हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रिड्यूस आपकी कम हो जाती है। इसके अलावा रिड्यूस एडिमा, यूज एज नेजल डिकंजेस्टेंट, ओपन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टिशन ट्यूब। एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन, रिबाउंड कंजेशन, इफ यूज मोर देन 4 to 6 days एसोसिएटेड विद टैकीप्लेक्सिस, या कैन बी कॉज्ड सीएनएस स्टिमुलेशन या एंजाइटी, यानी कि अगर आप बार-बार यूज कर रहे हैं कोल्ड के अंदर, तो आपकी जो मिडल एयर है वो आपकी ब्लॉक भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा हाइपरटेंशन भी हो सकती है बॉडी के अंदर, बीपी, क्योंकि अल्फा एड्रेनर्जिक इफेक्ट है ना, वो आपकी वैसो मजीद वैसो कंस्ट्रक्शन से आपका जो बीपी है वो भी रेज हो सकता है, ठीक है? और रिबाउंड जो कंजेशन होती है उसका मतलब क्या होता है कि आपको ड्रग के बाद बार-बार जो है आपको कंजेशन आपको देखने को मिल रही हो, ठीक है? बाकी इंसोम्निया, सीएनएस स्टिमुलेशन में आपकी इंसोम्निया, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। तो याद रखें, जब भी आप अल्फा जो एगोनिस्ट है वो आप देते हैं, उससे क्या होती है? आपको वैसो कंस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रही होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो आपकी जो स्वेलिंग होती है वो आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपका नोज जोन्स होता है वो आपका क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, और उससे क्या होता है? आपकी साइड इफेक्ट में आपको हाइपरटेंशन या ये रिबाउंड कंजेशन देखने को मिल रही है, बिकॉज जो वैसो कंस्ट्रिक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन, रिबाउंड कंजेशन या सीएनएस स्टिमुलेशन आपको देखने को मिल रही होती है। लास्ट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग्स। एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एंडोथेलिन क्या होती है जो आपकी क्या करवा रही होती है? एंडोथेलिन क्या करवा रही होती है बच्चों? मेरे सबसे दो कॉम्पिटेंट बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मारूफ और जहरा, बताएं एंडोथेलिन क्या होती है? एंडोथेलिन क्या काम करता है? हम्म, जल्दी बताओ जल्दी। शाबाश शाबाश मारो। वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है भाई, कम्पिटिटिवली एंटागोनाइज एंडोथेलियन 1। जब आप एंडोथेलियन आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, और जो क्या करवाता है? पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस ज्यादा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है? पेरिफेरल वेसिकुलेशन से क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से क्या होता है बच्चों? पल्मोनरी हाइपरटेंशन से क्या होता है? 10 दफा पढ़ा चुका हूँ, आप दोनों को तो वैसे भी आना चाहिए।
राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो क्या होता है कि एंडोथेलिन 1 के रिसेप्टर्स को, यानी कि वो क्या करता है कि एंटागोनाइज करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कम होती है और पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाती है, वैसोडाइलेशन हो जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। साथ वो कहता है क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं तो आपकी वैसोडाइलेशन का काम जो है वो आपका सारा हो रहा होता है। हिपेटोटॉक्सिक है यानी कि, और आपने जो है वो अपने एग्जांपल देनी होती है बोनसेंटान की। इसके अलावा वो कहता है जो पीडी5 इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं पीडी। पीडी क्या होता है, क्या कर रहा होता है नॉर्मली आपका, जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं वो आपको क्या कर रहे होते हैं, सीजीएमपी जो है वो बना रहा होता है, और आपका जो पीडी E6 5 है उसको क्या कर रहा होता है, वो आपकी जो सीजीएमपी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अब एक मेडिसिन है सिल्डीनाफिल, क्या है सिल्डीनाफिल, सिल्डीनाफिल क्या कर रही होती है, आपकी जो पीडी है उसको ब्लॉक कर रही होती है। जब वो ब्लॉक कर रही होती है तो आपका सीजीएमपी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जब वो ज्यादा होता है तो आपके स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और उससे आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपकी डायलेट हो जाती है। तो इनहिबिट पीडी सीजीएमपी ज्यादा प्रोलॉन्ग वैसोडाइलेशन नेटवर्क ऑक्साइड इफेक्ट आल्सो कॉज टू ट्रीट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये सबसे ज्यादा मेल हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो मेडिकेशन है वो आपकी जो वाइग्रा के नाम से आती है ना, जिसे हम सिल्डेनोफिल भी कहते हैं वाइग्रा के नाम से, वो यूज होती है। ठीक है। लेकिन इसका इतना गंदा इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होता है ना, स्पेशली आपकी जो हार्ट रेट है, टैकीकार्डिया में सबसे, और यकीन करें इतने पेशेंट हमारे पास आते हैं ना और वो झूठ बोलते हैं जब उन्हें टैकीकार्डिया हार्ट के सिम्टम्स आते हैं कि नहीं हमने तो ऐसी कोई चीज यूज नहीं किया, हालांकि यूज की होती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन टेकिंग नाइट्रोग्लाइसरीन और नाइट्रेट्स, यानी कि अगर दिल की मेडिकेशन आप यूज कर रहे हैं तो सिल्डेनोफिल इज द कॉमन मेडिकेशन। सो लास्ट वन इज योर प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स व्हिच इज पीजीआई2। अब आपको पता है कि पीजीआई2 क्या होती है, कि एस्पो लोप्रोस्ट वगैरह जो होते हैं वो आपके प्रोस्टासाइक्लिन यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका जो रिलैक्स कर रही होती है, वैसोडाइलेशन कर रही होती है, प्रेशर को क्या कर रही होती है, डिक्रीज। तो पीजीआई यानी कि वो डायरेक्टली वैसोडाइलेशन का काम कर रही होती है, पल्मोनरी और सिस्टमिक आर्टरीशन को जो है वो खोल देती हैं और इनहिबिट करती हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ठीक है। प्लेटलेट भी आपकी कम स्टिक होते हैं। बाकी एडवर्स इफेक्ट में क्या करती हैं, फ्लशिंग, यानी कि अगर आपको फ्लशिंग है यानी कि रेड आपका फेस ज्यादा रेड हो जाए, जॉ पेन हो, हेडेक हो, हाइपोटेंशन आपको जो है देखने को मिल रहा होता है, फॉर एग्जांपल में ये क्या होती है, ओपोप्रेस्टोल या इलोप्रोस्ट। बाकी आपका एंडोथेलिन पाथवे होता है, आपका नेटवर्क ऑक्साइड जो आपका प्रोस्टीन, यानी कि आपने मेडिकेशन दी, एंडोथेलिन आपका कम हुआ, एंडोथेलिन रिसेप्टर के ऊपर जाके लगा, अपने रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट दिए, उसकी वजह से क्या हुआ, आपके वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि एट द एंड आपके वैसोकंस्ट्रिक्शन और प्रोलिफरेशन आपकी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर बच्चों। कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आता। तो द एंड ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह कल आपको